कि अगर मान लो किसी लड़का लड़की का ब्रेकअप हुआ है टीनेज में, उस चीज को सिचुएशन कैसे हैंडल करें उस चीज को। द परफेक्ट मेट जब तक नहीं मिलता ना तब तक रिजेक्शन होता रहेगा। सब चीज हार्मोन का कहते हैं। ये जो एआई जो है वो तुम्हारा रिलेवेंस ढूंढ ही लेता है। हाँ। एक इवोल्यूशन पढ़ लेना चाहिए और एक फिजिक्स पढ़ लेना चाहिए। अब टीनेज दिमाग को ये सब चीजें कैसे फिट होंगी, सब चीजें कि लव मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके सारे के सारे खुशियों का चाबी सेंटर। हाँ, ये कोई इंसान कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो कोई तुम्हें सेलेक्ट क्यों करेगा? तो हमेशा लड़की हस्बैंड यानी लड़के का फ्यूचर को देख के सिलेक्शन करेगी और आदमी हमेशा लड़की का पास्ट को देख के सिलेक्शन करेंगे। जिस जीवन में सरप्राइजेस नहीं है वो जीवन जीने का क्या मतलब? अगला एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं तो डर जाता हूँ। आजकल जैसे जैसे बच्चों को प्यार हो रहा है ना, टीनेज लोगों को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी प्यार हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, सब हो रहा है ना, तो क्या है वो लोग इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते, वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते। तो मैं उनकी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कि अगर मान लो किसी लड़का लड़की का ब्रेकअप हुआ है टीनेज में, उस चीज को सिचुएशन कैसे हैंडल करें उस चीज को जब वो दौर होता है वो, क्योंकि बहुत कॉमन हो गया आजकल, हर कोई आशिक बना घूम रहा है, हर कोई दिल टूटा हुआ दिल ले घूम रहा है। बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है मुझे ये। इस सिचुएशन कैसे डील इसका करें? आंसर कैसे दे सकते हैं? जैसे हम बताता हूँ, जैसे आंसर तो है ये एक्चुअल दिल टूटना नहीं होता है, ये मैंने पहले बताया आपको। सर इवोल्यूशन खेल है, सब अटैचमेंट और इमोशन का खेल है। इवोल्यूशन तो है ही, इवोल्यूशन बिना तो तुम सोच ही नहीं सकते। कोई तुम हिल नहीं सकते, तुम सांस नहीं ले सकते इवोल्यूशन के बिना। इवोल्यूशन के बिना तुम सांस नहीं ले सकते, इसलिए मैं इवोल्यूशन का सहारा लेता हूँ। तुम जो सांस ले रहे हो ना, जो तुम मुझे देख रहे हो ना, इवोल्यूशन के सहारे देख रहे हैं। ये सब चीजें इवोल्यूशन ने बनाया है, सब आप वहीं से आए हैं। वहीं से आए हुए हैं। अगर इवोल्यूशन एक बार पढ़ लिया ना तो तुम समझ लेना कि पूरे का पूरा साइंस को पढ़ लिया। एक इंसान को आउट ऑफ द टॉपिक एक इवोल्यूशन पढ़ लेना चाहिए और एक फिजिक्स पढ़ लेना चाहिए। तो अच्छा, बहुत सी बात बोली, खत्म। इस एज में कौन सी कोई किताबें हैं जो दो चार जो आप रिकमेंड करोगे हमारे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए? बता देता हूँ, वो आउट ऑफ यानी के नीचे हाँ टैग कर दूंगा कौन सा बुक है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा वापस वापस वही, दिल टूटना। हर कोई आपने दिल टूटा हुआ आशिक लेके बैठा हुआ है। हाँ, ये एक्चुअल बता रहा हूँ, सार के क्वेश्चन नहीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में गांधी जी दिखता है, एक्चुअल में केमिकल लोचा होता है। गांधी जी दिखता है क्या? नहीं दिखता। क्यों? केमिकल इम्बैलेंस। केमिकल क्या है? अपने अपने दिमाग में कौन सा केमिकल है? हार्मोनल। सब चीज हार्मोन का कहते हैं। कोई ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाता है, कोई डोपामिन रिलीज करवाता है, सेरोटोनिन रिलीज करवाता है, तो तुम्हें अच्छा लगने के लिए। वैसे मैं एक बात बोलूं, तुम्हारा दिमाग डर, दुख, एक्चुअल में डर इसको पहचान के लिए बना है, पहचानने के लिए बना हुआ है। डर को न कि दुख को, क्योंकि तुम हमेशा डर के माहौल में रहते हैं जंगल में। डर, दुख और आकांक्षा, अभी क्या होने वाला है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, तो ऐसे हमें ऐसा लग रहा है इमोशनल बैलेंस नहीं है एक्चुअल में। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ और होता है। ये हार्मोन की वजह से होता है कि एक दूसरे के साथ का अट्रैक्शन हो जाता है। वो तो रिजेक्शन होना ये तो नेचुरल है। ये फीमेल्स के लिए तो ये नेचुरल है भाई, रिजेक्शन करना ही पड़ेगा। और आपको द परफेक्ट मेट जब तक नहीं मिलता ना तब तक रिजेक्शन होता रहेगा। ये चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमने ऐसा सोच रखा है कि भाई हम परफेक्ट है। हर इंसान को लगता है, हर लड़के को लगता है कि वो परफेक्ट है। हाँ, तो अगर कहीं दिल लगी हो जाता है, उसके बाद वहां से रिजेक्शन होता है, तो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना भारी पड़ता है। हाँ, सिखाते नहीं कोई एक्चुअली में। एग्जैक्टली। जब बॉक्सिंग सीखते हैं, बॉक्सिंग सीखते हैं, तब ये अपना जो ये एरिया ना वो भी मजबूत करना पड़ता है। इसका मतलब ये है तैयार रहना कि तुम्हें पड़ेगी। तो बॉक्सिंग में उतरते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि भाई यार
हिट दो वो भी मारेगा, क्रॉस जैब वगैरह जो भी है वो सब लगेगा, तो उसके लिए हम प्रोटेक्शन के साथ जाते हैं। इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, इसमें आपको पता होना चाहिए सेटबैक होगा, सेटबैक को कंट्रोल करने का तरीका भी होना चाहिए। अब अगर ये हो गया यानी ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए किसी ने बोला था 21 डेज लगेगा, 90 डेज लगेगा, ऑलमोस्ट 90 डेज लगता है। ये स्टैटिक है, आई थिंक मैंने कहीं सुना था 70 से लेकर 90 डेज तक अगर आप कोई भी कॉन्टैक्ट अगर रहेंगे तो शायद एक बहुत ही 50 to 80% तो कम हो जाएगा। पर तब तक अगर आपको ना कोई भी तरह का फोटोज नहीं देखेंगे रिलेटेड, कोई भी तरह का नोटिफिकेशंस चेक नहीं करेंगे, सोशल मीडिया कोई भी एक दूसरे का खोलेंगे नहीं, पर वो फीलिंग ही संभाल पाना, बता रहा हूँ ना, फीलिंग ताजा होता है हर रोज। अगर ये सब देखेंगे ना तो वापस ये सारे चीजें आ जाएगा। तो इसको हटा देंगे तो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी रहे। मेमोरी को ट्रेन करना बहुत इजी है। तुम्हारा एक पाव भी कट जाएगा ना 6 महीने के बाद भूल जाओगे। तुम्हारा घर पे मारण हुआ ना किसी का 2-3 महीने में भूल जाओगे। हाँ, सही बात है। तो ये हार्ट ब्रेक इतना बड़ा नहीं है कि आप भूल नहीं पाओगे। एक्चुअल में इसके लिए ट्रेन रहना पड़ता है कि हाँ ये होने वाला है। अगर हो भी गया तो मेमोरी वो धीरे धीरे कर देंगे, लेकिन हम उसको भूलने ही नहीं दे रहे। हमने कुछ ज्यादा ही समझ के बैठ गए, बीच में इसका सहारा ले लिया, ये नोटिफिकेशन खोल लिया, ये देख लिया, वो तो फिर ताजा कर देगा, फ्रेश हो गया पूरा। हाँ, उसके अलावा भी एक है कि हमने सब कुछ समझ के बैठ गए कि भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका सब कुछ एक फीमेल कैसे हो सकता है? हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। या मेल कैसे हो सकता है? अरे मेल तो हो नहीं रहा है, या मेल का मेल नहीं हो रहा है, फीमेल का फीमेल नहीं हो रहा है, वो अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक। यहाँ पे मेल फीमेल अट्रैक्शन की बात हो रहा है। उन्हें वही बोला ब्रेकअप नॉर्मल जनरली देखा जाए तो अमेरिका वगैरह में अलग भी होता है, यहाँ पे सब मेल फीमेल की बात हो रही है। तो सारे के सारे इमोशनल के पर्सन ने बोला था ना कि लड़कियों का भी दिल लड़के तोड़ते हैं ना, उनको भी सेम इसी से गुजरना पड़ता है ना। एक के एग्जांपल से दोनों पता चल जाएगा। सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे तो पता चल जाएगा, ये दोनों भी एप्लीकेबल है कि आपका सारे के सारे इमोशन, आपके सारे के सारे खुशियों का चाबी सेंटर, हाँ, ये कोई इंसान कैसे हो सकता है? ये सब वो जो मैंने बताया ना, परसेप्शन यानी दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। भाई कभी भी मैं तो कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया नॉलेज नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ अगर अपने को हैप्पी होना है तो उसका चाबी हमारे पास ही होना चाहिए। सही बात है। तूने अगर गुस्सा किया और मैं अनहैप्पी हो गया तो समझ लेना कि तू दूसरी बार भी गुस्सा करेगा तो मेरे को अनहैप्पी रहना पड़ेगा। और कोई बंदा या बंदी जिसको हम चाहते हैं, उसका गुस्से पे या उसका रिजेक्शन पे हमारा हैप्पीनेस डिपेंड है, तो समझ लेना कि कठपुतली बन गए, बस स्लेव हो गया। ये जो स्लेवरी और लव में थोड़ा फर्क है। लव डील करते हैं ना, लव को डील में अगर कन्वर्ट करते तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। डील हो कोई भी तरह का हो, तुम मेरा इमोशनल सपोर्ट करो, मैं तुम्हें प्यार करूंगा, बिजनेस हो गया। तो ये नहीं हो सकता। इमोशनली थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो गया तो लव गया। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि कितनी गहरी और बड़ी बातें हैं। अब टीनेज दिमाग को ये सब चीजें कैसे फिट होंगी, सब चीजें कि लव मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा ही है ना। लव मीन्स करेज होना चाहिए, वो सब चीजें होना चाहिए, पर हम वो फर्स्ट किस में जाते हैं, वो ये सब नॉर्मल ऑक्सीटोसिन में, सेरोटोनिन में। वो कम से कम उतना होना जरूरी है, वरना तो फिर लव होगी ही नहीं दुनिया में। अफेक्शन होगा नहीं एक दूसरे को, और अपनापन नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं होगा तो हमारा मान्यता जो है जो यहीं पे खत्म हो जाएगा। आगे जो बढ़ेगा नहीं इंसान, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये सब होना जरूरी है, इसके बगैर तो आगे बढ़ेगा कैसे? ठीक है, पार्टनर सिलेक्शन होना जरूरी है, शादी होना जरूरी है, या रिप्रोडक्शन होना जरूरी है। ये सब नहीं होगा तो फिर रुक जाएगा। तो ये होने का पहला पार्ट है। पहला पार्ट में जरूरी नहीं कि पहला ही पार्टनर आपको सक्सेसफुल हो। तो टीनेजर को बहुत ज्यादा चीजें समझना नहीं है, सिर्फ इतना ही चीज समझना है कि इतना बड़ा प्रोसेस के अंदर तुम्हें कम से कम 70-80 साल का जीवन काल के अंदर पहला नजर, पहला प्यार, सक्सेसफुल, ये लॉजिक तो नहीं बैठता। सही बात है। ये जानवरों के अंदर भी नहीं फिट बैठता है। जो फिटेस्ट है, जो फाइन है, जो पैटर्न में
परफेक्ट दिख रहा है Only वही those चुनेंगे। will be selected by the nature. हाँ वो फीमेल वही चुनेंगे, वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, वो इवोल्यूशन है। कोई बोलते हैं कि गोल्ड डिगर है, ये ऐसी बात नहीं होती है। चलो पार्टनर सिलेक्शन करने के बाद एक जब बच्चा पैदा होता है ना, उसका उसकी माँ को उस बच्चे को पैदा करके बड़ा करने में कम से कम 5-6 साल लग जाता है। ये 5 से साल तक का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो तो इनकैपेबल है। माँ ही लेती है। नहीं, ये माँ और बच्चे को दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ना। एंड कौन लेगा? फादर। फादर लेगा। तो वो फादर का सिलेक्शन औरत को कैसा करना चाहिए कि मुझे ये लाइफ इतना टाइम तक तो मेरे को सपोर्ट करे, सही बात। ऐसा होना चाहिए ना। तुम कर कुछ नहीं रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, तो कोई तुम्हें सेलेक्ट क्यों करेगा? बॉडी शेमिंग को बात में रखो, हर कोई सलमान खान या ऐसा कोई है नहीं सही बात। कि चेहरा देख के सिलेक्ट करे। औरतें स्टेबिलिटी को भी देखते हैं, चेहरा देख के रास्ते में भूल जाते हैं। अगर तुम्हें पार्टनर परफेक्ट चाहिए तो तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए। इवोल्यूशन को इसलिए मैं लेता हूं इस बीच में, तुम्हारे पार्टनर को ये 5-10 साल तक का जो इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, ये सब देने के लिए तुम रेडी हो तो शायद, अगर रेडी हो, अगर वो दूसरे पहचान भी लेती है तो वहां पे शायद सक्सेसफुल होगा। वरना स्कूल लाओ, कॉलेज लाओ, बाद में चलता नहीं है। चलता नहीं, ज्यादातर नहीं चलता। तो चलता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर चलाना भी है तो भी तो तुमको ये लाओ के अलावा भी स्किल्स डेवलप करना, पढ़ाई में ध्यान देना, स्पोर्ट्स में ध्यान देना, सही ये सब कुछ होता है। रियल में वो स्टेबिलिटी ही देखते हैं लड़कियां, उसको गोल्ड डिगर के नाम देके या लड़कियों का इस तरह के एटीट्यूड को कोई गंदा नाम देके उनको हटाना नहीं, ये होना जरूरी है। ये सीधा उल्टा सोच के देखो, तुम अगर रिलेशनशिप में आए, तुम लड़के हो, तुम रिलेशनशिप में आए, तुम्हें 10 महीने के लिए वो रेकमेंड कर देता है, वो 10 महीने मतलब तुम हिल नहीं सकते हो यार। प्रेगनेंसी के बाद वो बच्चे के साथ तुम हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते यार। जंगल में क्या होता है? जंगल में क्या होता है? जंगल में ये बच्चा कैसे दौड़ेंगे? कोई जानवर आया कैसे दौड़ेंगे? प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? खाना कौन लाएगा यहाँ तक? और इंसान का बच्चा है, बड़ा होने में 5-6 साल लग जाता है थोड़ा बहुत मैच्योरिटी में पहुंचने के लिए। वो भी पूरी तरह स्वतंत्र तो नहीं होता, नहीं होता है, फिर भी औरत उसको संभालना ही पड़ता है। कौन देखेगा इसको? तो लड़का ही देखेगा, उसको उस हिसाब से काबिलियत होना चाहिए। ये इवोल्यूशन ने उसको दिमाग के अंदर डाला है, लड़की के अंदर, कि ये सब देखते हुए तुम पार्टनर सिलेक्शन करोगे। अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो वो दूसरे को छोड़ के जाएगी, उसको ऐसा बोलता है कि तुमने चीट किया ना, ये वो किया। ऐसा नहीं होता है, उसको ये सब देखना पड़ता है। तुम तुम्हारे लेवल पे रख के तुम ये सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। तुम्हें सपोर्ट चाहिए, ये सपोर्ट तो उसने मांगा तो गलत हो गया। लेकिन वो सपोर्ट के नाम पे अगर कोई तो महिला अगर किसी का फायदा उठा रहे, वो दूसरी बात है, वो गलत बात है, वो गलत बात है। लेकिन मेथड तो यही है। तो ब्रेकअप होना जरूरी है। जब स्टेबिलिटी की बात आती है, अगर आप में वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, उसको ऐसा लग नहीं रहे कि उसका फ्यूचर खराब है, तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। सामने भी यही हो सकता है। सामने क्या होगा? सामने हमें चाहिए लॉयल्टी। ये इवोल्यूशन वापस मैं इसमें बताता हूं। ये एक आदमी एक औरत को जब सेलेक्ट करता है ना, तो उस औरत के अंदर वो ये खासियत देखता है कि अगर मैं इस औरत को इतने सालों से सपोर्ट दूं, इतना सालों का सपोर्ट मैं दूंगा, इसके लिए मेहनत करूंगा, इसके लिए मैं जंगल में एनिमल्स के साथ लड़ूंगा, नेचर के फ्यूरीज के साथ लड़ूंगा, किसके लिए? इस औरत के लिए। और ये औरत जो लड़का पैदा करेगी मेरा ही वो सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। ये आदमी के दिमाग में इवोल्यूशन से आया गया, क्योंकि उसको अपना जेनेटिक्स, अपना जीन आगे बढ़ाना है। और वो एक लॉयल औरत से ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको कभी भी शक नहीं होना चाहिए कि ये मेरा ही बेटा है और ये मेरा ही बेटी है, ये मेरा ही बच्चा है, मतलब लेट अस सपोज। तो उस बच्चे को अगर मैं जो भी रिसोर्सेस का इंतजाम करूंगा वो मेरा ही होना चाहिए, ये आदमी रखता है। इसलिए सामने से उसको लॉयल्टी मांगता है। इसलिए हमेशा आदमी हमेशा औरतों का प्यूरिटी यानी पास्ट को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, कॉन्शियस रहता है। हाँ, तुम्हारा पास्ट गंदा है तो आगे भी गंदा ही होने वाला है। तो मुझे इतना श्योर नहीं है कि मेरा ही बच्चा पैदा होगा। ये इवोल्यूशन है, ये कोई किसी के कैरेक्टर के ऊपर नहीं आ रहा है,
इवोल्यूशन है। तो सामने से लड़की भी यही मांगती है, क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। तो हमेशा लड़की हस्बैंड यानी लड़के का फ्यूचर को देख के सिलेक्शन करेगी, और आदमी हमेशा लड़की का पास्ट को लेके सिलेक्शन करेंगे। ये इवोल्यूशन है। ये बहुत बड़ी बात। जो लड़के सुन रहे हैं उनके लिए तो भाई एक सबक है कि वो इन सब चीजों पे ध्यान ना देते हुए अपने काम पे और स्किल पे ध्यान दें। पार्टनर सिलेक्शन बात की बात आती है। ये उम्र तो मैं समझता नहीं हूँ कि सब चीजों को पढ़ने की है। अपना स्किल तैयार करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, वो ज्यादा जरूरी है। सही बात है, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आजकल के ये दुनिया में जैसे एआई टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इसमें किसी ने बोला कि एआई इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई इंसान एक साथ चलेगा। लेकिन उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है पॉपुलेशन को देखते हुए ले ऑफ्स बहुत होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो तुम जितना ज्यादा टैलेंटेड बनोगे उतना अच्छा है। सही बात है। ये जो डोपामाइन और ये जो ऑक्सीटोसिन और इन सब का हार्मोनल के तुम शिकार बन जाओगे तो फिर जीवन बर्बाद तुम्हारा। तो जीवन बर्बाद है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कि बर्बादी मतलब कोई लड़की तुम्हें नहीं मिले तो बर्बादी, ऐसा मतलब नहीं है। खुद का जीवन आगे बढ़ाने के लिए भी एक टैलेंट और स्किल की जरूरत है। ऐसा फुल्ली ऐसा नहीं है कि एक लड़की मिलेगा तो ही तुम सक्सेसफुल। हाँ सही बात है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर खुद भी अगर जीवन आगे बढ़ाना है तो भी कोई स्किल तो चाहिए आपको, टैलेंट या कुछ तो चाहिए, या फिर पढ़ा लिखा पढ़ाई अच्छे से करना ऐसा। और एक क्वेश्चन एक ऐसा भी है कि ये जो उम्र होती है टीनेज उम्र, उसमें ये दिखावे में बहुत जल्दी आते हैं बच्चे। जैसे कि सोशल मीडिया पे जो देखते हैं ना, इन्फ्लुएंसर वगैरह को देखते हैं कि वो यहाँ घूम रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, ये आलिशान लाइफ, ये लाइफ, वो लाइफ। तो वो उनकी जिंदगी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मेरे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया वगैरह से टीनेज, ये जो एज ग्रुप है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है? किस तरह कंटेंट देख रहे हैं, किससे क्या फर्क पड़ता है? आप समझ पाए मेरा क्वेश्चन? हाँ मैं समझ गया। मैंने इससे पहले वो एग्जांपल बताया था एप्पल वाला, कि हमेशा वही दिखता है कि मैंने तो आधा कटा हुआ एप्पल जो है वो तुम्हारे सामने रखा, लेकिन कटा हुआ भाग मेरी ओर रखा, तो तुमको वही दिखेगा जो बाहर का है। तो कुछ बताने वाला चाहिए ना आप जैसा इंसान की भाई कि एप्पल में पीछे से खाया हुआ है। यानी जो भी तुम एप्पल देख रहे हो ना रील के अंदर, ये कितने घंटों की मेहनत है। सही बात है ना? कितने घंटों की एडिटिंग है, वो एडिटिंग मेकअप है। हाँ, और कभी कभी आपने देखा होगा रील एकदम फास्ट में बोल रहे हैं ताकि एक सेकंड जो रील कर आप स्क्रॉल करता ना, वो सेकंड्स के अंदर उसकी बातें तुम्हारे तक पहुंचाना है। इसलिए नॉर्मल डायलॉग भी नहीं, डायलॉग्स को फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुनाते हैं और सबसे अट्रैक्टिव कंटेंट लेकर आते हैं ताकि तुम उसमें चिपक दिमाग जाए उसमें रहो। हर एक रील के अंदर एक डोपामाइन इफेक्ट है। हर एक रील के अंदर एक रील आप करेंगे, एक डोपामाइन का जो हमारा जो इम्पैक्ट है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि जो आप बता दीजिए इनको कि वो एल्गोरिथम कैसे फंसाता है आपको, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम वो कैसे फंसाता है? यही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि देखो रील तो देखना कोई बंद करने वाला है नहीं, उससे अच्छी रील देखो। अच्छी रील भी आती है ना, जैसे मैंने देखा कि आप देखते हो वो टेक्नोलॉजिकल रील्स, कुछ रिपेयरिंग का रील्स, वो सब रील्स कि हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं एक रील पे। एक्चुअल में इसमें अच्छी रील बुरी रील का मतलब होता है कि अश्लीलता को लेके है तो ठीक है। बाकी अगर मैं अगर एजुकेशन सेक्टर में हूँ और मैं टेक्सटाइल से रिलेटेड रील देख रहा हूँ तो मेरे लिए बुरी रील है। सही बात है, समझो। तो रिलेवेंट ना हो ऐसा रील देखना तुम्हारे लिए बुरी बात है। और ये जो एआई जो है वो तुम्हारा रिलेवेंस ढूंढ ही लेता है कि तुम किससे कनेक्टेड हो, तुम्हारी बातें। ऐसा बोला जाता है कि यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग हर्ड। तुम्हें सुना जा रहा है, तुम्हें देखा जा रहा है। एआई खुद बोल दे कि तुम्हें देखा जा रहा है और तुम्हें सुना जा रहा है। पहले जो मोबाइल आता था मैंने भी सुना है, अभी मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरे दोस्त शूज की बात करते कि शूज लेने। ठीक है, तो ये कुछ फोन साइड में पड़ा हुआ था, बाद में मेरा फोन उठाया तो मिंत्रा का ऐड आ रहा है उसमें कि जूते ले लो। चलो ठीक है, तुम अभी ये टेबल देखो, इससे पहले वाला जो पॉडकास्ट में ये टेबल नहीं था, दूसरा छोटा वाला टेबल था। ठीक है, कल मैं ये टेबल के बारे में सिर्फ बात किया वाइफ से कि मुझे एक टेबल लेना है कि पॉडकास्ट का वो जो टेबल है उसको मुझे हटाना है और ये वाला टेबल लेना। तुरंत ये वाला टेबल का एडवर्टाइजमेंट है, फर्नीचर वाले का एडवर्टाइजमेंट, वो भी कैसे व्हाट्सएप के नंबर के साथ कि भाई आप यूं करो, रील आ रही है, रील आते जा रहे हैं, उसमें क्लिक करोगे नहीं सीधा व्हाट्सएप में कांटेक्ट में चला जाता है हमारा, हमें ये चाहिए करके। हमें टाइप भी करना नहीं पड़ रहा है
कि आई वांट एन इंक्वायरी रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, ये भी लिखा हुआ आ रहा है और वो जा रहा है उसके पास, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू, सीधा सीधा रहा है इतना। मार्केटिंग तो हर कोई करेगा, और ये एआई कुछ ज्यादा ही उसके अंदर है ही, डाल दिया लोगों ने। डाल दिया लोगों ने। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हाँ, रील्स वगैरह। रील्स वगैरह का तो कैसे डिफाइन तो मैं वही बता रहा था कि एक एक रील में एक एक डॉक्यूमेंट तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है, बस ये सेटिस्फाई करते जाओ, सेटिस्फाई करो, 1-1.5 घंटे तक तुम अपने आप को सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद भी क्या, कल रील देखना बंद हो जाएगा क्या? बंद नहीं होगा। कभी भी बंद नहीं होगा। आप ये रील से आगे क्या, हाँ। वो सोचेंगे। कोई रिलेटेड रील मिला, उसमें से मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो सीधा उसका यूट्यूब में जाके ढूंढेंगे। अगर वो अश्लीलता है तो फोन साइट में जाके ढूंढेंगे, वहां पे भी खत्म नहीं होती है कहानी। ये बहुत ये- चेन है, ये बहुत चेन है। एक बार तुमने रील देखना शुरू कर दिया, शॉर्ट वीडियोस ने इवोल्यूशन बना दिया मैनकाइंड के अंदर। पहले तो हम इमेजेस देखते थे, फेसबुक के अंदर हम पहले पढ़ते थे, फेसबुक के अंदर लिखा हुआ बहुत कुछ आता था, तो हमें पढ़ना पड़ता था। तो उसके बाद ये पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। फेसबुक को हमने खुद ही, यानी इसके अंदर पिक्चर्स बहुत ज्यादा डालना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो नहीं रहा उसका तो जमाना। वीडियो आगे जमाना आ गया है। इंस्टाग्राम ने, पहले तो टिकटॉक ने ये छोटा छोटा वीडियो का इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद इंस्टा रील ने इस जगह ले लिया, क्योंकि पहले पढ़ के जो इन्फॉर्मेशन हमें लेना था वो आज हमें शॉर्ट रील्स में मिल रहा है। तो मतलब अपना मेहनत उतना कम हो गया। पढ़ना मतलब क्या होता है कि वो सारे के सारे लेटर्स, देखना, पढ़ना, उसमें हाँ, सारे के सारे लेटर को रीड करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका एनालाइज करना। लेकिन रील्स ने ये सब चीजें हटा दिया, बिल्कुल तुम्हें एकदम कंफर्टेबल जोन में बिठा दिया। इतना डोपामाइन हिट होता है, इतना होता है कि बाद में कोई भी चीज तुम्हें सरप्राइज ही नहीं करेगा। सही बात। उस चीज सरप्राइज नहीं होगा, तुम्हारा जिंदगी एकदम बिना सरप्राइज का रह जाएगा। बच्चों के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव बात है, बहुत इफेक्टिव है, कभी भी सरप्राइज नहीं होते ये। तो ये तो आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है इसका, कैसे उन बच्चों को क्या सही रील्स दिखाएं, रिलेवेंट रील्स दिखाएं, क्या नहीं दिखाएं इसका? नहीं, आपको मोबाइल देना ही नहीं। मैं तो ये पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि कभी भी मोबाइल देना नहीं चाहिए। अगर दे रहे हो तो इस तरह का सोशल मीडिया अभी यूज करने के लिए नहीं देना चाहिए। रील्स देख रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब 4 यानी 4 साल का 3 साल के बच्चे, हाँ, वो जो खाना रील्स खाते देख रहे हैं, बच्चों को खाना बच्चा खाना नहीं खा रहा, रील्स ये बहुत खराब बात है यार। कभी भी मोबाइल टच नहीं करना चाहिए, और रील की आदत तो होना ही नहीं चाहिए। तो जीवन के अंदर सरप्राइजेस तो हट ही जाएगा। जिस जीवन में सरप्राइजेस नहीं है वो जीवन जीने का क्या मतलब? सही बात। तुम्हें कोई भी चीज देख के एक्साइटमेंट नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन खत्म हो गया, लॉन्जेविटी खत्म हो जाता है। जो तुम्हारा जो आगे आगे उम्र बढ़ाने की जो चीज है वो दिमाग के अंदर भी है कि मुझे इसके लिए जीना है, मुझे इसके लिए जीना है। वो इसके लिए जीना मतलब वो एक डोपामाइन इफेक्ट है। पहले मुझे एक कार खरीदना था, लेट अस सपोज, तो वो कार खरीदने के लिए मुझे वहां तक जीना है, और वो वहां तक जीने के लिए अपने शरीर को वो तैयार कर देते हैं। शादी करना है, कार खरीदना है, बंगलो खरीदना है, तो उस हिसाब से अब ये सारी चीजें लाइटली लेने लगे, क्योंकि ये सारी चीजों में से एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा डोपामाइन पर रिलीज होते जा रहे हैं। तो आम जैसे जिंदगी हो, जिंदगी में बहुत बोरियस लगती है, बोरियत बहुत ज्यादा boring feel है। ये नहीं होना चाहिए बच्चों के अंदर, तो खास करके जब इनका कॉर्टेक्स बड़े मतलब अच्छे से डेवलप हो जाएगा ना, तब तक तो इसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि टीनेज एज ग्रुप में जो भी बच्चे हैं उनको मोबाइल तो साइड में रखना ही चाहिए। कभी भी नोटिफिकेशन वगैरह, एक नोटिफिकेशन मतलब 1.5 घंटा होता है। पढ़ने वाले बच्चों के अंदर नोटिफिकेशन अगर मोबाइल पे आना मतलब 1.5 घंटा उनका चला गया, और बहुत बड़ा नुकसान है पढ़ाई में। तो बेटर है कि ये चीज को दूर ही रखो, स्पेशली रील्स में से। रील्स में एक आता है, उसके बारे में फिर अपने देखेंगे दूसरा नोटिफिकेशन आपको फेसबुक में, उसके बाद आया होगा स्नैपचैट पे, या कुछ आया होगा व्हाट्सएप पे, फिर इंस्टाग्राम। इस तरह से पूरा जिंदगी चेन कमता रहता है। मतलब ये चेन होता रहता है, ये एक्चुअल में चेन है। चेन मतलब बांधा गया है इसके अंदर। तो ये जो रील्स का चक्कर है, मेरे ख्याल से तो बेस्ट सोल्यूशन ये रहेगा कि पहले बात तो पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल दे नहीं दे, तो वही मोबाइल दे जिनमें ये सोशल मीडिया एप्स हो ही ना, इंस्टॉल ही ना हो। वो तरीका है ना, बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी होती है, तो वो सब चीजें भी होती है, तो बेटर ऑप्शन है कि ये चीज निकाल के दे, वो एक सोल्यूशन हो सकता है इस केस में। एक तो है, एक तो ना दो, और दूसरा ऑनलाइन वगैरह होगा तो फिर ये ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसीज और ये सब जो टॉक्सिसिटी है, इसको समझाते हुए दो कि भाई मेरा ये चीज नहीं खोलो। कंट्रोल्ड, मतलब मेरा मतलब था कंट्रोल्ड पेरेंटिंग के साथ, तो ये मत खोलो। तुम अगर खोलते हो तो इतनी देर के लिए, तो
मैं एकदम से बंद करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो 1.5-2 घंटा स्क्रोलिंग हो रहा है उसकी जगह आप 15-20 मिनट का स्क्रोलिंग की और आप लिमिट कर देंगे तो उतनी अच्छी बात है। बोले कि आपको इतना टाइम से लेके इतना टाइम ही मिलेगा, और भी मेरे सामने बैठना पड़ेगा, ठीक है, और रूम के अंदर नहीं जा सकते, मेरे साथ सामने बैठ के करना हो तो करो, मेरे मोबाइल में, तुम्हारा मोबाइल में तो होगा नहीं, वो भी नहीं हो सही। वो भी नहीं। तो इस तरह का थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, पहला सबसे बेस्ट एवर ऑप्शन है नहीं तो। वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता ही है। अब पेरेंट्स का मीटिंग में पता चल जाता है कि पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे हमको ऐसा बोलते हैं कि स्कूल में से काफी सारी चीजें मोबाइल से आते हैं, जबकि मोबाइल में हम तो कुछ भेज ही नहीं रहे। तो ज्यादातर वो झूठ बोल के ले लेते हैं, ऑनलाइन है ये वो। पेरेंट्स इससे थोड़ा अनअवेयर रहते हैं। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ज्यादा तरीका, मतलब उनको ज्यादा आपके स्कूल से कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। अगर बच्चे झूठ बोल रहे हैं मोबाइल, कम्युनिकेट करने के बाद भी हम ये बता देते हैं कि भाई हम तो मोबाइल में कुछ नहीं भेजते, हाँ, आपको कन्वेंशनल तरीका यानी टेक्स्ट बुक नोटबुक उस हिसाब से हम कर दे। ये तो ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा है, अगर कोई मजबूरी है तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फॉल्ट नहीं। आज दुनिया उससे और बढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल से अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मोबाइल अगर आपका बच्चा ले रहे हैं तो वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो फिर आपको उसके कुछ बात मनवाना हो या फिर वो कुछ खाना नहीं खा रहा है, इस हिसाब से ऐसा कोई कंडीशन में आप उसको मोबाइल दे रहे हो सामने ना। तो एक लास्ट लाइन में ये पॉडकास्ट की हम चर्चा की, एकदम लास्ट में आ गए। तो आपकी अगर किसी को राय देनी हो टीनेजर्स बॉयज को, लड़कियों को, तो एक कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन में क्या दे सकते हैं? छोटे छोटे उठा के आप बताए तो। नहीं, मतलब अभी तक का डिस्कशन में ये है कि जैसे समझो कि ये एज थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एज है कि हम जैसे इस एज में आते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे के सारे एज वाले ग्रुप जो बच्चे हैं, इनको समझ जाना चाहिए कि उनको कंट्रोल करने वाला कोई दिमाग नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाला है इमोशंस। तो अगर इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप इमोशंस को कंट्रोल करो। मैं तो ये कह रहा हूँ। जब ये तो टीनेजर्स के लिए भी नहीं, सब लोगों सबके एप्लीकेबल है। इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करो, पॉज करो, सोचो कि ये जो आ रहा है इमोशन, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ये टीनेजर्स को, प्यार होता तो प्यार बहुत ज्यादा आ जाता है, ब्रेकअप हो जाता तो सुसाइड कर लेते हैं। तो इमोशंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इमोशंस बगैर जीना नहीं, इमोशंस को कंट्रोल करके जीना है। विदाउट इमोशन तो इमोशनलेस इंसान मुर्दा हो गया है। मुर्दा होता है ना, डेड बॉडी हो गया। तो इमोशन तो होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल इमोशन के साथ तुमको रहना पड़ेगा। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें एक तो मेडिटेशन वो करना पड़ेगा। स्लीप, प्रॉपर स्लीप नहीं होगे तो ये कंट्रोल नहीं होगा, दिमाग डिस्टर्ब रहेगा। स्लीप को सबसे कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है टीनेजर्स। तो टीनेजर्स में सबसे ज्यादा नींद और ये जंक फूड, तीसरा सबसे खराब चीज है जंक फूड। खाने का अवॉइड करना है, हाँ, मैक्सिमम अवॉइड करना है। जो क्लीन एंड नीट खाए तो अच्छा। एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सपोजर टू अर्थ, कभी भी नंगे पाँव अर्थ पे चले नहीं है। आपको पता होगा आपके सालों साल बीत जाता है कि आपका पाँव जमीन पे टच नहीं हुआ है। सही बात। आपने कभी भी अपने हाथों से पेड़ को टच नहीं किया है, आपने कभी भी घास के ऊपर नंगा पाँव बैठे नहीं, या फिर हाथ से ग्राउंड को टच नहीं किया। अब धरती से बहुत दूर जा रहे हो, आर्टिफिशियलिटी में बहुत दूर जा रहे हो। आपका आंखें स्क्रीन ज्यादा देख रहे हैं, सनलाइट कम देख रहे हैं, ग्रीनरी कम देख रहे हैं, शुद्ध पानी बहुत कम पी रहे हैं, जबकि सोडा और ये सब चीजें बहुत ज्यादा पिया जा रहा है। आर्टिफिशियल कंटेंट बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर डाल रहा है जो नेचुरल नहीं है। तो ये सब चीजों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अब रियल खाना खाओ, जो कोई खाना जो खेत में से डायरेक्टली तुम्हारा प्लेट में आ रहा हो, ये अच्छी बात है। अगर खेत में से फैक्ट्री से आपके पास प्लेट में आए तो वो खाना अवॉइड कर दो। इसमें मुझे एक सिंगर की बात है, एक बहुत फेमस सिंगर है परमीश वर्मा, पंजाबी सिंगर। उसके मैंने कहीं सुना था एक पॉडकास्ट में, उसने एक बात बोली थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बोला कोई भी चीज पैकेट में आती है ना, मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं जो चीज पैकेट में आती है मैं वो खाता ही नहीं हूँ। कोई भी चीज हो, जो चीज पैकेट के बिना मिलती है मैं चाव से खाता हूँ मैं। तो आपने जो बात बोली, मैं बस एक छोटी सी बात मैंने लिंक की, मेरे वहां से बात याद आई। तो अगर ये जो आपने सलाह दी टीनेजर्स बच्चों के लिए, अगर आपको उनके पेरेंट्स को कुछ बताना चाहो संक्षिप्त में, तो वो क्या बता सकते हैं उनको? एक्चुअली है तो ये टॉपिक पेरेंटिंग का, तो ये सारे चीजें जो मैंने बताया है
कि ये सब करना नहीं चाहिए, ये सब करना चाहिए। जो करना चाहिए उसमें पेरेंट्स के हेल्प के बगैर कैसे करेंगे? पेरेंट्स मैच्योर्ड है, उन्हें पता चल जाता है कि मेरा बेटा इतना टाइम से आर्टिफिशियलिटी में जी रहा है, कभी ना कभी इसको पार्क में ले जाते हैं, घूमते, मॉर्निंग का पहला हवा जो लगना चाहिए, संडे सुबह उसको लेके बाहर चलते, आउटिंग में चलते, मॉल में नेचुरल ग्रीनरी में चलते, कभी कभी नहीं माउंटेन क्लाइंब करने जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। ये सब चीजें हमारे लिए ऐसा लगेगा कि रिच लोगों के लिए ये है। ये नॉर्मल तरीके से चलने तो निकलो सुबह, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आर्टिफिशियलिटी रोज मत रखो, जो भी यहाँ पे बताया गया वो सब चीजें उनको करने में प्रेरित करो। सही बात। मेरा तो इतना ही कहना है, अगर ये सब चीजों में थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे तो आई होप कि टीनेज लाइफ जो है वो अच्छा रहेगा। तो दर्शकों आज इतना ही। आपके अगर आपके कोई टीनेज को लेकर कोई सवाल हो, क्वेश्चन, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं बात करूंगा और मिस्टर प्रवीण इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे आपको अपने। और अगर आपको ये टॉपिक या फिर आपको जो ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।